साथियों नमस्कार, मैं सूर्या कुलश्रेष्ठ असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या द हिस्ट्री मिरर में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम गजनी वंश का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में गजनी वंश के अंतर्गत हम भौगोलिक स्थिति यानी कि गजनी की भौगोलिक स्थिति, साथ में दिल्ली सल्तनत तथा मुगल शासकों के काल में जो स्थान मध्य एशिया में प्रचलित रहे उनकी भी अवस्थिति यानी कि लोकेशन हम जानेंगे, जैसे कि समरकंद, बुखारा, अंदजान, ट्रांसोक्सियाना जिसे मावरों नहर भी बोलते हैं, और बल्ख, बदख्शां, काबुल, जाबुल, ये सारे हमें जगह देखनी है कि आखिर वो कहाँ पड़ती हैं। इसके बाद हम गजनी वंश का प्रॉपर अध्ययन करेंगे, जिसमें अलप्तगीन पहला शासक, उसके बाद सुबक्तगीन और उसका फिर पुत्र महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का अध्ययन हमें विस्तार से करना है। इसके अंतर्गत हम इसकी उपाधि, इसके द्वारा चलाए गए सिक्के, युद्ध अभियान और युद्ध अभियान के अंतर्गत इतने सारे टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें प्रमुख हैं तत्कालीन भारत की दशा, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक इन दशाओं का भी अध्ययन हमें करना है। साथ ही युद्धों के कारण भी देखेंगे कि गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उन युद्धों का कारण क्या था। इसके बाद युद्धों का क्रम, खासकर इन क्रमों में हम हिंदू शाही वंश जो कि जयपाल यानी कि जो पंजाब में शासक था, इसका भी हमें अध्ययन विस्तार से करना है। साथ ही चंदेल यानी कि जो बुंदेलखंड में हुआ करते थे, विद्याधर जहाँ का शासक था, इसका भी अध्ययन हमें विस्तार से करना है। साथ ही सोमनाथ मंदिर आक्रमण जो महमूद गजनवी का सबसे फेमस आक्रमण था, उसको भी हमें देखना है। प्रभाव देखना है, इन युद्धों का क्या प्रभाव या परिणाम हुए, और साथ ही और बता दें कि महमूद गजनवी के जो दरबारी हैं, जिसमें अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, बेहाकी, उजरी, उनसुरी, फराबी, ये जितने भी दरबारी हैं, इनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये इतना पढ़ना ही पर्याप्त रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम भौगोलिक स्थिति से। तो साथियों, आइए देखते हैं कि गजनी की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उसके आसपास के क्षेत्र जैसे काबुल, जाबुल, बमियान, गौर, बल्ख, बदख्शां, ये सारे क्षेत्र अफगानिस्तान में ही पड़ते हैं। गजनी भी अफगानिस्तान में ही है, और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी प्रचलित मध्य एशियाई क्षेत्रों जैसे अंदजान, समरकंद, फरगना, बुखारा, ट्रांसोक्सियाना, जिसे मावरों नहर भी कहते हैं, तो ये इनको हम भौगोलिक अवस्थिति इसकी डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान, और ये भारत का गुजरात, और ये ऊपर हिस्सा भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और ये हमने अफगानिस्तान बना दिया है। अफगानिस्तान इतना लगता है, और ये फिर समुद्री तट पर ही ये ईरान का हिस्सा है, और ईरान के ठीक ऊपर है तुर्कमेनिस्तान। ये ईरान, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये फिर है उज्बेकिस्तान, और इसी के पास में है ये ठीक भारत के ही ठीक ऊपर इतना हिस्सा, ये ताजिकिस्तान। ये है उज्बेकिस्तान, और ये तुर्कमेनिस्तान, शॉर्ट में लिख दिया है, और इसके ये ठीक ऊपर है किर्गिस्तान, और इन सब के ऊपर है कजाकिस्तान। और यहाँ बीचों बीच में है अरल सागर, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है।
तो साथियों बहुत जल्दी एक डायग्राम तैयार हो गया है। इसमें यहाँ पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर, और फिर ये नीचे तुर्कमेनिस्तान और फिर ये ईरान का हिस्सा। अब देखते हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में प्रचलित क्षेत्र हैं उनका अध्ययन हम जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर यह है काबुल, फिर इसके ठीक नीचे गजनी का क्षेत्र है, इसके ठीक नीचे जाबुल का क्षेत्र है, फिर इसके ठीक नीचे कांधार का क्षेत्र है। ये क्रम आप उत्तर से दक्षिण की ओर याद रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे हेलमंड का क्षेत्र है। ये आगे आप अध्ययन करेंगे, यहाँ गौर पड़ता है जहाँ का मोहम्मद गौरी रहने वाला था, ये गौर का क्षेत्र है। और ये है बल्ख, ये सब अफगानिस्तान में ही पड़ते हैं। यहाँ है बिल्कुल किनारे पे बदख्शां, इनका जिक्र मुगल काल में ज़्यादा आपको मिलेगा। तो आपने देखा अफगानिस्तान में बल्ख, बदख्शां, काबुल, गजनी, जाबुल, कांधार, हेलमंड और हेरात जो क्षेत्र है वो इधर पड़ता है, ये क्षेत्र है। अब बात करते हैं कुछ हम उज़्बेकिस्तान के क्षेत्र यानी कि जो समरकंद, बुखारा रहे उनका अध्ययन करते हैं। समरकंद यहाँ पड़ता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह कम है। समरकंद ये है, ये उज़्बेकिस्तान में है आज। इसी के पास में यहाँ बुखारा है, ये समानेदाओं की राजधानी रही और बाद में समरकंद राजधानी ये तैमूर लंग की रही। और यहाँ पर थोड़ा सा ये अंदर की ओर क्षेत्र है, ऐसे ऊपर की ओर ये दो जगह हैं। ये ऊपर वाली जो जगह है ये है अंदीजान, ये राजधानी चंगेज़ खान की रही थी, अंदीजान, और ये आज वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। और ये जो नीचे जगह है ये है फरगना, बाबर यहीं का शासक था प्रारंभिक रूप से, तो ये जगह है फरगना। तो ये भी अंदीजान के दक्षिण में ही पड़ती है, उज़्बेकिस्तान में है। तो अब ये जो प्रमुख क्षेत्र थे इनका आपने अध्ययन किया, जो आपको आगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चर्चा में आएंगे। साथियों अब देखते हैं कि यहाँ ट्रांसओक्सियाना, खुरासान और ख्वारिज्म ये शब्द क्या हैं, इनका क्या अर्थ है और ये कहाँ पर क्षेत्र अवस्थित माने जाते हैं। तो पहले देखते हैं ट्रांसओक्सियाना। ट्रांसओक्सियाना की अगर हम बात करें तो इसमें 3 हमें शब्द नज़र आते हैं। यदि इनका विच्छेद करें तो ट्रांस, ऑक्स और आना, यानी कि ट्रांस का मतलब है दूसरी ओर, और ऑक्स यानी कि ऑक्सस का मतलब है आमू नदी या आमू दरिया, और आना का अर्थ है एक क्षेत्र, एक रीजन। यानी कि ट्रांसओक्सियाना का अर्थ ये हुआ कि ऑक्सस नदी यानी कि वह क्षेत्र जो ऑक्सस नदी या आमू दरिया के दूसरी ओर स्थित है। यानी कि ऑक्सस नदी ये है, इसे आमू नदी भी कहते हैं। तो ये जो आमू नदी बह रही है, जो अरल सागर में गिर रही है, तो इस ओर यानी कि दूसरी ओर का ये पूरा क्षेत्र ट्रांसओक्सियाना के नाम से प्रसिद्ध है। ये है नदी सीर दरिया यानी कि सीर नदी। तो आपने देखा कि ट्रांसओक्सियाना का क्षेत्र मतलब ऑक्सस नदी के दूसरी ओर का क्षेत्र, यानी कि इतना पूरा क्षेत्र ट्रांसओक्सियाना कहा जाता है। अब बात करते हैं खुरासान, ये कहाँ पड़ता है। खुरासान का क्षेत्र जस्ट इसके दक्षिण का है, जिसमें अफ़गानिस्तान का हिस्सा और ये उत्तरी ईरान का हिस्सा लगता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र खुरासान
कहा जाता है। और फिर इसके बाद ख्वारिज्म ये क्षेत्र जो ट्रांसऑक्सियाना के पश्चिम में है, यानी कि ये वाला हिस्सा कैस्पियन सागर से लगा हुआ इतना हिस्सा ख्वारिज्म कहा जाता है। अलबरूनी यहीं का ही रहने वाला था। तो ये जो प्रमुख अपने क्षेत्रों के नाम और ये कुछ जगह देखी, तो गजनी का अध्ययन करने के साथ साथ आपको भी इनसे आगे जब आप दिल्ली सल्तनत या मुगल काल का अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आइए अब बात करते हैं गजनी वंश की। गजनी यहाँ पर है अफगानिस्तान में, और यहाँ कौन कौन था शासक, उनका अध्ययन करते हैं। पहला यहाँ अलप्तगीन। अलप्तगीन की बात करें तो ये शासक गजनी वंश का संस्थापक था, यानी कि इसने, जो कि ये खुरासान के हिस्से में समानिदों का तुर्की गुलाम था। समानिद साम्राज्य जो पूरे ट्रांसऑक्सियाना और खुरासान में स्थापित था, तो यहाँ ये अलप्तगीन खुरासान में एक सिपह सालार के पद पे था। इसने ही यहाँ गजनी में एक वंश था लाविक या लोयक, यहाँ के एक शासक अबू बकर लाविक, इसको हराकर गजनी पर कब्जा किया और यहाँ पर एक स्वतंत्र वंश की स्थापना की, यानी कि अलप्तगीन को गजनी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने यहाँ अबू बकर लाविक को हराकर गजनी पर कब्जा किया और समानिदों की जो गुलामी से वो मुक्त हुआ। ये अलप्तगीन तुर्की गुलाम था और इसका काल प्रबुद्ध तानाशाही का काल भी कहा गया, क्योंकि प्रबुद्ध का अर्थ है तानाशाही, यानी कि शासक तो सब तानाशाही होते हैं, लेकिन प्रबुद्ध का अर्थ है यानी कि बौद्धिकतापूर्ण, यानी कि इसने दिमाग लगाया अपना और किस प्रकार से शासन प्रशासन मैनेज करना है वो इसने किया। तो ये इसका काल प्रबुद्ध तानाशाही का काल कहा गया। इसके बाद अब दूसरा शासक आता है जो प्रमुख शासक रहा, सुबुक्तगीन। हालांकि इससे पहले पेराई नाम का भी शासक था, लेकिन उसका एग्जाम के पर्पज से विशेष उल्लेख नहीं है। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दामाद था और उसका गुलाम भी था, और इसने ही पहली बार भारत पर आक्रमण किया, यानी कि भारत के पंजाब पर इसने आक्रमण किया और यहाँ पर शासक था जयपाल। वैसे तो कई बार इसने आक्रमण किया जयपाल पर और जयपाल भी काफ़ी परेशान हो गया, तो उसने भी एक प्रयास भी किया, लेकिन ज़्यादा वह सफल नहीं रहा और अपने जीवन में वो सुबुक्तगीन से परेशान ही रहा। आगे महमूद गजनबी के काल में भी जयपाल को बड़ी समस्याएं आईं। तो कह सकते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। और इसको ही यामिनी वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी कि वैसे तो यामीन शब्द तो इसके पुत्र महमूद गजनबी से जुड़ा हुआ है, जिसने यामीन उद्दौला की उपाधि ली थी, लेकिन चूंकि महमूद गजनबी का ये पिता था, अतः इसके कारण ही फिर इस के द्वारा स्थापित यहाँ एक वंश को यामिनी वंश का नाम दे देते हैं। तो यामिनी वंश का संस्थापक सुबुक्तगीन था, जबकि यामीन वह शब्द जो आया वो महमूद गजनबी की देन है। अब देखते हैं इसका पुत्र महमूद गजनबी को, और इसके लिए हम यहाँ विस्तार से महमूद गजनबी का भाई बहन और उसके पुत्रों का अलग से एक डायग्राम बनाकर अध्ययन करेंगे। यानी कि सुबुक्तगीन, इसका पुत्र महमूद गजनबी, इसकी पत्नी कौसरी जहां, इसका एक भाई भी था, यानी कि सुबुक्तगीन का एक पुत्र और था इस्माइल।
वैसे सबकतगीन ने अपने उत्तराधिकारी अपने पुत्र छोटे पुत्र इस्माइल को बनाया था, लेकिन यह चीज़ गजनबी को ठीक नहीं लगी और उस गजनबी और इनके बीच युद्ध हुआ, जिसमें गजनबी जीता और उसने इस्माइल को मार दिया और फिर वो गद्दी पर आ गया। तो एक गृह युद्ध की स्थिति भी इनके बीच में हुई थी। इसकी एक बहन भी थी गजनबी की, यानी कि इसकी एक पुत्री सित्र ए मुअल्ला, जिसके पति का नाम सालार साहू था, यानी कि यह महमूद गजनबी, यह जो है महमूद गजनबी का बहनोई हुआ और यह महमूद गजनबी की सेना में भी एक कमांडर के पद पे था। और इनका ही एक पुत्र सैयद सालार मसूद गाजी, यानी कि बहराइच में जिन योद्धा संत की दरगाह है उनका नाम सैयद सालार मसूद गाजी है और ये सालार साहू के पुत्र थे। यूपी स्पेशल में इनसे प्रश्न आता है कि योद्धा संत के नाम से कौन जाना जाता है और बहराइच में किस प्रमुख सूफी की दरगाह है, तो वो ये है सैयद सालार मसूद गाजी। तो अब और देखते हैं अब इसके पुत्रों के बारे में। इसके 2 पुत्र थे, जुड़वा थे। पहला पुत्र मोहम्मद और दूसरा मसूद शाह। तो महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद शासक बना, जो कि विशेष नहीं कुछ कर सका, लेकिन मसूद शाह से कुछ एक प्रश्न आता है कि तिलक राय, यानी कि इसके दरबार में तिलक राय नाम का एक हिंदू कमांडर था और यह हिंदू कमांडर महमूद गजनबी के काल में भी था, जिसने सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय महमूद गजनबी का पूरा साथ दिया, उसकी सेना की कमान संभाली और जाटों का समर्थन भी गजनबी को दिलवाया। और फिर उसी तिलक राय ने मसूद शाह की भी मदद की। एक खजांची, एक ट्रेजरर था नियालतगीन, जिसने मसूद शाह की खिलाफत की, विद्रोह कर दिया था, उसको तिलक राय ने मारा और अपनी सौम्य भक्ति साबित की। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ये आने वाले प्रश्न जो महमूद गजनबी के रिश्तेदारों से संबंधित हैं। अब हम अध्ययन करते हैं विस्तार से महमूद गजनबी का। साथियों, अब देखते हैं महमूद गजनबी का विस्तार से वर्णन। यानी कि महमूद गजनबी की कुछ बेसिक बातें हैं, इनका मैंने आपको बताया था कि मैं क्रमशः इनके बारे में स्पष्ट करूँगा। तो देखते हैं जन्म, यानी कि महमूद गजनबी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ। यह सुन्नी मुसलमान था और राज्याभिषेक के समय इसकी उम्र मात्र 27 वर्ष की थी। उपाधि ज़्यादा पूछी जाती हैं। इनका जो है क्रम और जुबली का महमूद, यानी कि इसकी माँ, जो मैंने पीछे डायग्राम अभी बनाया था, जाबुल यानी कि जाबुलिस्तान, वहाँ की रहने वाली थी, तो इस कारण इसको जुबली का महमूद भी कहा जाता है। यामीनुद्दौला और अमीनुल मिल्लत, इसको ये उपाधि बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दी थी। अल कादिर बिल्लाह ने इसको ये दोनों उपाधि दी थी। और बुत शिकन यानी कि बुत यानी कि मूर्ति, शिकन यानी कि तोड़ने वाला, भंजक यानी कि मूर्ति भंजक की उपमा भी इतिहासकारों द्वारा इसे दी गई, क्योंकि ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था। और सुल्तान की उपाधि इसने सीस्तान के शासक खल्फ इब्न या बिन अहमद को जब हराया था और सफारिद वंश समाप्त किया था, उस याद में इसने पहली बार विश्व में सुल्तान की उपाधि ली। और इस्लाम का नायक भी इसको मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा कहा गया है। साथ ही अहमद संजर को भी इस्लाम का नायक कहा जाता है, क्योंकि ये 12वीं शताब्दी में खुरासान में सेल्जुक जो साम्राज्य इसने काफ़ी विशाल स्थापित किया, लगभग 40 वर्ष तक शासन किया, तो इस कारण इसको इस्लाम का नायक यानी इस्लाम का प्रचारक, श्रेष्ठ प्रचारक, हीरो भी माना जाता है महमूद गजनबी के साथ ही साथ।
और अगर बात करें महमूद गजनवी के सिक्कों की, तो इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए, इसमें दिरहम सिक्का जो चांदी का था और दीनार जो कि सोने का था। चांदी के इसके सिक्के पर ये लिखा हुआ है, अव्यक्तम एकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद है, यानी कि इसका यह सिक्का बाइलिंगुअल है, यानी कि द्विभाषिक है, यानी कि सिक्के के पीछे की ओर अरबी में लिखा हुआ है, जबकि सामने की ओर ये जो दिख रहा है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है अव्यक्तम एकम, यानी कि जो व्यक्त नहीं है और एक है, यानी कि अल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है, यानी कि जो व्यक्त नहीं है, यानी कि अल्लाह एक है। मोहम्मद अवतार, यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब उसके अवतार हैं, और नृपति महमूद और शासक महमूद, यानी कि महमूद गजनवी है। तो ये इसके सिक्के जो चांदी का है उस पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सिक्कों के बाद इसके भारत पर आक्रमणों की। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए हेनरी इलियट के अनुसार, और देखते हैं कि उन आक्रमणों के कारण क्या रहे, उस समय की राजनीतिक दशा क्या थी, उन आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा और क्या उन युद्धों का क्रम है, ये सब विस्तार से देखते हैं आगे। साथियों, अब बात करते हैं महमूद गजनवी के युद्ध अभियानों के बारे में विस्तार से, और सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि तत्कालीन भारत की दशा क्या थी जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा के अंतर्गत हम देखें तो पंजाब का शासक जयपाल था, वो पहले ही सुबुक्तकीन से हारा हुआ था, और वह भी प्रयास कर रहा था कि कैसे ये गजनी वंश से बदला लिया जाए, लेकिन उसका साथ देने के लिए उसके आसपास के क्षेत्र में कोई विशेष सहयोगी नहीं था। बात करें हम कश्मीर में रानी दिद्दा और उसके बाद संग्राम राज की, भोज परमार यानी कि मध्य प्रदेश के हिस्से में जो परमार वंशी भोज शासक था वो भी, और कन्नौज में भी गुर्जर प्रतिहार भी विशेष कुछ न कर सके। हालांकि शुरुआत में गुर्जर प्रतिहारों ने विशेष प्रतिरोध किया और वे सफल भी रहे मेहरभोज के काल में, बसराज नागभट्ट के काल में, लेकिन उसके बाद गुर्जर प्रतिहार शासक कमज़ोर होते गए, और कन्नौज पर जो राज्यपाल त्रिलोचन पाल का जो समय आया, जो महमूद गजनवी के समकालीन थे, वो भी कुछ ना कर सके। साथ ही बुंदेलखंड के क्षेत्र में देखें तो चंदेल थे, विद्याधर, जो कि अपनी ही सर्वोच्चता दिखाने में लगा रहता था, और वह कन्नौज के जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनको नीचे दिखाने का प्रयास करता था। तो हम कह सकते हैं कि उस समय के भारत की राजनीतिक दशा इस प्रकार से थी कि वे आपस में सहयोग नहीं करना चाहते थे, थोड़ा बहुत सहयोग भी होता था जिसमें उनके स्वार्थ निहित होते थे। तो कह सकते हैं कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय जो राजनीतिक दशा भारत की शोचनीय थी, और वह छोटे छोटे खंडों में भारत बटा हुआ था, और एक दूसरे के सहयोग को वो अनावश्यक समझते थे, जिस कारण महमूद गजनवी का आक्रमण भारत पर सफल रहा। और देख भी सकते हैं कि महमूद गजनवी पूरे भारत में, यानी कि लगभग उत्तर भारत में घूम आता है, उसका कहीं विशेष प्रतिरोध या उसको हराने के लिए कोई शक्ति पैदा नहीं होती, सिवाय कश्मीर के। कश्मीर में अवश्य ही लोहकोट के युद्ध में महमूद गजनवी हारा था, और फिर उसके बाद से कहीं वो हारा नहीं। तो देख सकते हैं कि उस विखंडीकृत प्रवृत्ति से क्या परिणाम प्राप्त हुए। तो ये थी राजनीतिक दशा। इसके बाद सामाजिक दशा की बात करें तो यहाँ पर अलबरूनी को अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि तत्कालीन भारतीय समाज उच्च वर्ण और निम्न वर्ण में बटा हुआ था, यानी कि समाज की सुरक्षा का दायित्व तो मुख्यतः क्षत्रियों का माना जाता था। वो स्वयं भी मानते थे कि क्षत्रिय ही साम्राज्य की सुरक्षा करेंगे, बाकी अन्य वर्ण से वो कोई मदद नहीं लेंगे। तो ये सोच उन भारतीय छोटे छोटे साम्राज्य राज्यों के लिए घातक सिद्ध हुई। तो कह सकते हैं सामाजिक दशा भी ठीक नहीं थी, समाज में भेदभाव था जातिगत, और जिस कारण उन्होंने अपनी जनता से विशेष सहयोग प्राप्त न कर सके और वो हारते चले गए। इसके बाद आर्थिक दशा की बात करें
तो आर्थिक दशा ठीक थी क्योंकि मंदिर थे काफ़ी और वो अच्छे धन धान्य पर पूर्ण थे, ज़मींदारी और व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिस कारण महमूद गजनबी जैसा एक लुटेरा व्यक्ति भारत की ओर आकर्षित हुआ। तो ये स्थिति काफ़ी ठीक थी, मंदिरों में काफ़ी धन था, सोमनाथ के मंदिर में ही काफ़ी धन इसको सुनने को आया। और धार्मिक दशा की बात करें तो ये भी ठीक नहीं थी कि धर्म में जो तत्कालीन समय में जो कर्मकांड और पाखंडवाद का भी बोलबाला था, जिस कारण ये धार्मिक रूप से भी समाज बटा हुआ था विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों में। बौद्ध धर्म में भी काफ़ी संप्रदाय हो चुके थे, हिंदू धर्म में भी काफ़ी थे जैसे वैष्णव, शैव, और बौद्ध धर्म में भी तंत्रयान, मंत्रयान और ये हीनयान, तो ये सारे भी हो चुके थे। तो अंधविश्वास, कर्मकांड, इन सब का भी बोलबाला था। तो कुल मिला के कह सकते हैं भारत की राजनीतिक दशा ज़्यादा ठीक नहीं थी, आर्थिक दशा ठीक थी, और उसी को देखकर ही महमूद गजनबी ने आक्रमण किया और अन्य दशाओं से उसने लाभ उठाया। अब बात करते हैं आक्रमणों के कारण की, यानी कि महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके मन में क्या कारण थे जिस कारण वह भारत की ओर आया। पहला जो ज़्यादा प्रमुख नहीं है, प्रमुख तो धन एकत्रीकरण ही है, लेकिन अध्ययन कर लेते हैं धर्म प्रचार, यानी कि उसने धर्म प्रचार को लेकर आक्रमण किया। इस मत का सबसे बड़ा समर्थक उत्बी है जो उसका दरबारी है। उसने इसको धर्म प्रचार को जिहाद का नाम दिया, और क्या उसका कहना था कि धर्म प्रचार के लिए उसने वहाँ भारत के क्षेत्रों में जहाँ मूर्तियाँ दिखी जिन मंदिरों में, उन मूर्तियों को तोड़ा। इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा, जो इस्लाम धर्म अपना लेते थे उनको विशेष छूट मिलती थी और जो नहीं अपनाते थे उनको दंड दिया जाता था। ऐसे ही एक बरन, यानी कि बुलंदशहर के पास एक जगह है, उस समय थी बुलंदशहर के पास बरन के थे एक राजा हरिदत्त, तो वो अपने तमाम अनुयायियों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार किए तो उनको सज़ा उनकी जो है माफ़ कर दी गई। ऐसे ही पंजाब के हिंदू शाही शासक जयपाल का नाती सुखपाल था, इसने भी इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तो इसको नाम नवाशा शाह या नौशा शाह दिया, और ये फिर मुल्तान में महमूद गजनबी के क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया। तो कह सकते हैं कि महमूद गजनबी के दिमाग में अवश्य था कि वो किसी प्रकार से अपने धर्म में लोगों का इजाफा कर सके, तो ये सब उससे संबंधित था। अब बात करते हैं धन एकत्रीकरण की। ये प्रमुख कारण माना जाता है क्योंकि उसको अपने साम्राज्य का मध्य एशिया में विस्तार करना था। उसको भारत में विस्तार की विशेष आवश्यकता उसको महसूस नहीं होती थी, यद्यपि आवश्यकता बाद में महसूस हुई। वह चाहता था कि मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थिर रहे, विस्तारित रहे, तो धन एकत्रीकरण वह करना चाहता था। उसने भारतीय मंदिरों के बारे में, शासकों के बारे में विशेष रूप से सुन रखा था। हैबल भी बोलता है कि अगर महमूद गजनबी को मालूम होता कि बगदाद के खलीफा के पास या बगदाद में भी काफ़ी धन है तो वह बगदाद पर भी आक्रमण कर देता। तो भारत क्या चीज़ है। तो हैबल का एक कथन है, बाद बाकी हमारे प्रमुख इतिहासकार जैसे प्रोफेसर हबीब और मजूमदार और अन्य भी इस बात से सहमत हैं। साम्राज्य विस्तार भी एक छोटी सी बात है, वैसे से ये कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन फिर भी बाद के समय में यानी कि 1020-22 के आसपास में उसने विचार बनाया कि मैं इस क्षेत्रों का, भारतीय क्षेत्रों का विलय करूंगा। पंजाब का विलय यानी कि जीत तो कब पहले चुका था 1001 में, जबकि उसका विलय 1022 में उसने किया। तो कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार महमूद गजनबी के दिमाग में ज़्यादा नहीं था, लेकिन बाद में फिर उसको लगने लगा कि उसे भारतीय क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए। इस कारण उसने पंजाब, सिंध, मुल्तान के क्षेत्र अपने साम्राज्य में विलय कर लिए। अगला कारण है वचनबद्धता। इस वचनबद्धता ये इसकी बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह के प्रति थी। उसने अल कादिर बिल्लाह से ये वायदा किया कि वह भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करेगा, और उसने प्रत्येक वर्ष क्या, उसने एक वर्ष में कई बार आक्रमण किए। तो एक वचनबद्धता भी थी जिस कारण वह भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित रहा। तो ये प्रमुख कारण रहे जिस कारण उसने भारत पर आक्रमण किए। अब आगे देखते हैं कि उसके आक्रमणों का क्या क्रम था। साथियों, अब बात करते हैं महमूद गजनबी के युद्धों के क्रम के बारे में। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनबी ने
किन युद्धों को लड़ा उनको क्रम से आप लगाइए। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले महमूद गजनबी ने जो आक्रमण किया वो पंजाब पे किया, और पंजाब पर वहाँ शासक था हिंदू शाही वंश का जयपाल। 1001 में इस पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया, और इसको इतना बुरा लगा। वहाँ परंपरा भी थी पंजाब में, यदि कोई शासक किसी विदेशी शासक से हार जाता है तो वह अपनी हत्या खुद कर लेगा, अर्थात आत्महत्या कर लेगा। तो वही किया, इसने खुद में आग लगा ली और ये ख़त्म हो जाता है। और गद्दी आनंदपाल के पास आती है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पंजाब के शासक जयपाल ने आत्मदाह कर लिया, चूँकि वह गजनबी से हार गया था। ये गजनबी का भारत में पहला युद्ध था। इसके बाद दूसरा युद्ध भारत के बाहर एक था जो गजनबी ने लड़ा, सीस्तान के शासक खल्फ इब्न अहमद के साथ। इसी युद्ध में सीस्तान में जो सफारिद वंश की सत्ता थी वो समाप्त कर दी गई, और महमूद गजनबी ने पहली बार सुल्तान की उपाधि ली है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब पुणे आते हैं भारत की ओर, लाहौर के पास है बेहरा। इसके बाद गजनबी ने अगला आक्रमण भारत में, जो कि दूसरा हो गया ये। हालांकि ये क्रम नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये क्रम से नहीं लिखे, मैंने अपनी सुविधा के अनुसार ये अंक लिख लिए हैं। इसके बाद आक्रमण होता है बेहरा पर, ये लाहौर के पास पड़ता है, इसमें भी गजनबी सफल रहता है। इसके बाद अगला आक्रमण गजनबी का मुल्तान पर होता है, जहाँ पर शासक अब्दुल्ला फतेह दाऊद था जो करमाथी शिया था। इसको हराता है महमूद गजनबी, और यहाँ पर जयपाल के नाती सुखपाल, जिसे उसने नौशा शाह का नाम दिया था, उसको यहाँ का गवर्नर बना देता है। इसके बाद उसका अगला आक्रमण पंजाब के शासक यानी जयपाल के बाद बने शासक आनंदपाल पर होता है। 1008 में आनंदपाल को भी गजनबी हरा देता है। इसके बाद लेकिन पंजाब का विलय नहीं करता है गजनबी, ये ध्यान रखिए। अभी उसका मन सिर्फ धन एकत्रीकरण की ओर है, वह विलय अभी नहीं कर रहा। अभी तो बस भारतीयों को जीत रहा है और सत्ता उन्हीं को ही दे दे रहा है, बस उनसे धन ले रहा है। इसके बाद आनंदपाल के बाद नारायणपुर, जो कि अलवर में पड़ता है राजस्थान, वहाँ जीतता है 1009 में। इसके बाद नगरकोट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आज है, 1010 में यहाँ जीतता है। इसके बाद थानेसर हरियाणा में जगह है, 1014 में जीतता है। इसके बाद लोहकोट कश्मीर में जगह है, यहाँ पर महमूद गजनबी हारता है। भारत में इसकी एकमात्र पराजय लोहकोट में होती है। लोहकोट का दुर्ग वह जीत नहीं पाता है और हारता है, क्योंकि वहाँ पर मौसम ठीक नहीं था, प्रतिकूल मौसम था, काफ़ी बर्फबारी होने लगी थी, जिस कारण उसको लौटना पड़ा था। इसके बाद वह है बरन, यानी कि बुलंदशहर में जगह है बरन। जियाउद्दीन बरनी जो प्रसिद्ध इतिहासकार था वो यहीं का रहने वाला था। तो बरन पर भी आक्रमण होता है 1018 में, और यहाँ भी जीतता है। इसके बाद ये पहली बार ये 1018 में गंगा घाटी में घुसता है महमूद गजनबी, जैसा कि आप डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं। बरन पर आक्रमण करता है। बरन बुलंदशहर से ही थोड़ा नीचे मथुरा पड़ता है, उसी सन में मथुरा भी जीतता है। और इसके बाद कन्नौज, यानी कि जो उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहार शासक की जो राजधानी थी, वहाँ आक्रमण होता है। राज्यपाल हार जाता है, यानी कि वहाँ का शासक गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल महमूद गजनबी से हार जाता है और भाग जाता है। और इसकी कायरता से बुंदेलखंड के जो शासक हैं विद्याधर चंदेल, वह नाराज हो जाता है। कहता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश यानी कि जो संपूर्ण उत्तर भारत में है, और ये चंदेल भी उन्हीं के अधीन माने जाते थे। तो ये विद्याधर को मौका लगा कि क्यों ना ऐसे में राज्यपाल की सत्ता, जो सार्वभौम सत्ता है, उसको सब मानते हैं, उसको हटाकर इसकी वरीयता क्यों ना संपूर्ण उत्तर भारत में आ जाए, और ये जो प्रमुखता में है इनको हटा दिया जाए। तो वही इसको मौका मिल गया। इसने एक संघ बनाकर राज्यपाल को मरवा दिया। और फिर गजनबी के आक्रमण की बात करें, फिर गजनबी का आक्रमण फिर अगला इसके पास भी होता है, 2 बार होता है, 19 में और 22 में। 19 में जो आक्रमण होता है उसमें
खुद विद्याधर चंदेल भाग जाता है, यानी कि जो कायरता राज्यपाल दर्शाता है वह स्वयं अब विद्याधर दर्शाता है। लेकिन कुछ समय बाद ये फिर आ जाता है लड़ने के लिए महमूद गजनवी से, लेकिन अंततः मौसमी परिस्थितियों के कारण और अन्य कूटनीतिक बातों के कारण युद्ध नहीं हो पाता है और गजनवी और विद्याधर चंदेल के बीच में संधि हो जाती है। तो कहा जाता है कि महमूद गजनवी भारत में किसको हरा ना सका था, किस शासक को हरा ना सका था, तो वो है विद्याधर चंदेल। यानी कि महमूद गजनवी विद्याधर चंदेल ऐसा शासक था जिसे हरा ना सका, हालांकि उसकी वीरता के कारण नहीं, बल्कि युद्ध नहीं हुआ इस कारण। इसके बाद अब फिर पंजाब पर एक आक्रमण होता है, यानी कि अब पंजाब पर आनंद पाल के बाद आ जाता है त्रिलोचन पाल, जिसने गजनवी की सत्ता को फिर से चुनौती दी और स्वतंत्र शासक बन बैठा था। तो गजनवी ने 1022 में उसको हराया और पंजाब का औपचारिक रूप से विलय किया, यानी कि भारत का पहला क्षेत्र जिसका उसने विलय अपने साम्राज्य में किया और वहाँ पर अरिया रुक नाम के व्यक्ति को अपना गवर्नर नियुक्त कर देता है। इसके बाद महमूद गजनवी पंजाब से फिर आता है अजमेर। ये क्रम ऐसा नहीं है कि ऐसे पूरा उसने राउंड लगाया था, ये गजनी जाता भी है, वहाँ से आता है, इस प्रकार से आप इसे माने। तो फिर इसके बाद अगला आक्रमण अजमेर की तरफ होता है 1024 में और उसके बाद फिर अगला आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर होता है। यहाँ पर शासक होता है भीम प्रथम, जो चालुक्य या सोलंकी वंशी है। भीम प्रथम शासक होता है, वो थोड़ा बहुत प्रतिरोध करता है लेकिन फिर वो भाग जाता है और इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वही सबसे ज़्यादा प्रतिरोध महमूद गजनवी का करते हैं। लेकिन पुजारी भी कब तक लड़ते, वो भी फिर चले जाते हैं, मार दिए जाते हैं। और यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग है, यानी कि पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के मंदिर में है, उस समय थी। तो महमूद गजनवी ने उसको तोड़ दिया और उसको अपने यहाँ गजनी में ले जाकर मस्जिदों की सीढ़ियों में उस लिंग के टुकड़े, अन्य भी जो टुकड़े यहाँ से ले गया उसको लगवा देता है। साथ ही सोमनाथ मंदिर का दरवाज़ा भी ले जाता है, उसको वहाँ गजनी में रखवा लेता है। और आगे अगर हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों का जब भारत पर शासन हुआ तो लॉर्ड एलनबरो जब अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करता है तो वही दरवाज़ा भारत में फिर से लेके आता है। तो ये सब बातें बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर। तो फिर जो मंदिर काफ़ी टूट जाता है, भीम प्रथम फिर आता है और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। इसके बाद महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण सिंध पर हुआ, वहाँ के जाटों के विरुद्ध, क्योंकि जब महमूद गजनवी भारत आता था, खासकर यहाँ पर खैबर दर्रा है, खैबर दर्रा जैसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, ज़्यादातर आक्रमणकारी इसी दर्रे से आए। तो भारत का प्रवेश द्वार जो खैबर दर्रा है, वहाँ से ये अधिकतर आता था और आते समय या दक्षिण की ओर भी आता है और लूट करता है। तो सिंध के जाट जो थे वो इनके सहयोगी लौटते पर महमूद गजनवी को परेशान कर देते थे, क्योंकि वो लौटते पे गजनवी थका हुआ होता था। तो सिंध के जाट उसे परेशान करते थे। तो अंततः महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण इनके विरुद्ध भी किया और इनको सबक सिखाने का प्रण लिया और अंतिम आक्रमण इनके खिलाफ करता है और इनको हरा देता है 1027 में। तो ये महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण था। अगर क्रम भी देखें तो बिल्कुल सही भी लिखा हुआ है, हालांकि मैंने ये आपको क्रम सिर्फ समझाने के लिए, डायग्राम बताने के लिए लिखवाया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, ये दोनों क्रम बिल्कुल तुक्के में बिल्कुल सही लिख गए हैं कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ वो 16वां आक्रमण था गजनवी का और सिंध पर जो हुआ वो 17वां था। हेनरी एलियट ने ही बताया था कि ये 17 बार भारत पर आक्रमण हुए थे। यद्यपि आप ऊपर का ये क्रम ना सही माने, बस मैंने आपको युद्धों के क्रम के अनुसार यहाँ पर बस अंक लिख दिए हैं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। साथियों, अब देखते हैं महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किए उनमें सफलता प्राप्त हुई, तो सफलता के क्या कारण थे जिससे उसे सफलता प्राप्त हुई।
तो पहली है भारत में राजनीतिक एकता का अभाव, यानी कि भारत में राजनीतिक एकता यानी कि कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो सभी के साथ मिलकर गजनबी का सफल प्रतिरोध कर सके। जयपाल या संग्राम राज जो कश्मीर में, जयपाल पंजाब में, परमार भोज मालवा में, और ये कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार यानी कि जो राज्यपाल शासक है, तो ये सब एक साथ मिलकर एक बड़ी शक्ति यानी कि गजनबी का प्रतिरोध नहीं कर सके, तो राजनीतिक एकता का अभाव रहा, तो ये इसकी सफलता का कारण बना। दूसरा, कुशल सामरिक रणनीतिज्ञ भी था, यानी कि कब युद्ध लड़ना है, कैसे लड़ना है, किस मौसम में लड़ना है, तो इसका मौसम भी नियत होता था। ये जो है सर्दी के मौसम में ही भारत आता था, यानी कि सितंबर अक्टूबर के करीब में भारत आता था, वर्षा होने के बाद, ताकि कोई दिक्कत इसको आते समय ना हो, और मार्च अप्रैल आते आते यानी कि गर्मी आते आते ये लौट जाता था। तो एक सामरिक रणनीतिज्ञ भी था, किस प्रकार से लड़ना है वो उसको मालूम था। सैन्य संसाधन भी इस पर प्रभावी थे, यानी कि ये जानता था कब पैदल सैनिक यूज़ करने हैं, कब घुड़सवार, और घुड़सवार इसकी सेना में ज़्यादा होते थे। जबकि भारतीय सेना में, जबकि अतीत में भी देखा गया है कि भारतीय सेना में हाथी ज़्यादा रखते थे ताकि वो ऊंचे पर बैठे दिखें, अच्छे दिखें, लेकिन महमूद गजनबी की सेना में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो है घुड़सवारों को अधिक महत्व देता था, और साथ ही उस पर जो है धनुष वाले आरोही भी काफ़ी होते थे, और पैदल सेना यानी कि तीर भालों से भी काफ़ी अच्छा लड़ती थी। उसके बाद निरंतर विजय यानी कि इसको लगातार भारत में विजय प्राप्त होती रही, तो उससे भी इसका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा। साथ ही आनंदपाल के जो हराने के बाद, यानी कि जो प्रमुख शक्ति थी पश्चिमोत्तर में, उसको हराने के बाद अन्य भारतीय शक्तियों ने सोच लिया कि जब वो हार गया तो हमारी क्या विसात। तो मथुरा के आसपास का जो गंगा घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पर शासकों ने स्वतः ही हथियार डाल दिए। इसके बाद अंधविश्वास और कुप्रथाएं भी भारत में थी, यानी कि जैसे कोई शासक यदि हार जाता है तो उसको स्वयं को मार लेना होता है, यानी कि जयपाल ने जो अपने साथ किया वो चीज़ इसमें यहाँ देखने को मिली कि कुप्रथाएं भी हैं। मंदिर जो है ही रक्षा करेंगे, वहाँ देवी देवता बैठे हुए हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे, जैसा कि सोमनाथ मंदिर आक्रमण के समय हुआ। तो वहाँ ये कहा गया जा रहा था कि गजनबी आया है और जो ये गलत कर रहा है, और मंदिर में जो देवी देवता है यानी कि ज्योतिर्लिंग है वही गजनबी का विनाश कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो इस प्रकार जो उसके भरोसे बैठे हुए थे, शिवलिंग के भरोसे, और वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार का विश्वास करने से और खुद कुछ मेहनत न करने से गजनबी को भारत में सफलता प्राप्त रही। धन का लोभ भी था गजनबी को, चूँकि धन का लोभ होता है, उसको साम्राज्य विस्तार करना था मध्य एशिया में, तो ये भी एक प्रबल कारक उत्प्रेरक रहता है कि कोई क्षेत्र को विजित किया जाए। इसके बाद धार्मिक कट्टरता, यानी कि इस्लाम के अपने उदय से ही ये कट्टरता ये रही कि वो अपने क्षेत्र को दारुल हर्ब न मानकर दारुल इस्लाम मानते थे, यानी कि दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का क्षेत्र है, और जो शेष क्षेत्र है दारुल हर्ब है, यानी कि विदेशी क्षेत्र है, उसको इस्लाम में चेंज करना है, मतलब दारुल इस्लाम में उसको चेंज करना है। तो ऐसा उनको धार्मिक रूप से बताया गया, और यही उनकी बात उनके दिमाग में भरी रही कि वो क्षेत्र हमें ठीक करना है, अतः वहाँ पर हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, यही हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये जिम्मेदारी मानकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते थे। तो ये धार्मिक कट्टरता भी इनके अंदर, गजनबी के अंदर आ चुकी थी, और इसी कारण ये आक्रमण करने के लिए उत्साहित रहा। तो ये है कि किस प्रकार से गजनबी को किन कारकों से भारत में सफलता मिली। अब देखते हैं युद्धों के परिणाम, यानी कि जो इसने भारत में युद्ध लड़े उनके क्या परिणाम रहे, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये सामान्य ही रहते हैं कि चाहे आप इनमें से मोहम्मद बिन कासिम को लेकर भी लिख सकते हैं, गजनबी के लिए भी ये भी सामान्य से ही कारक है, और गौरी के लिए भी यही आप प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा बस फेरबदल अवश्य हो सकता है। पश्चिम उत्तर क्षेत्र का विलय, यानी कि सिंध, मुल्तान और पंजाब, 3 क्षेत्र का विलय महमूद गजनबी ने अपने क्षेत्र में किया। तो ये परिणाम निकला धन की लूट, ये तो जानते ही हैं कि वो धन की लूट करने ही भारत आया था। परवर्ती आक्रमणकारियों को प्रेरणा, यानी कि जो बाद के आक्रमणकारी हैं जैसे मोहम्मद गौरी,
और कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको भी प्रेरणा मिली कि ये लोग गजनवी जब जीते हैं, जो जीता है पुराना भारतीय प्रतिरोध नहीं कर सके, तो अगले जो आक्रमणकारी हैं उनको गजनवी से प्रेरणा मिली कि उन्हें भी आक्रमण करना चाहिए। भारतीय कला को क्षति, यानी जहाँ भी गए मंदिर मस्जिद जो भी भारत में थी उनको क्षति पहुँचाई। मस्जिद तो खैर नहीं थी, लेकिन जो इतने मंदिर थे यानी कि और भी जो भवन थे उनको क्षति पहुँचाई। इसके बाद भारतीय शक्ति की दुर्बलता उजागर हुई इन युद्धों से, यानी कि किस प्रकार से वो युद्ध लड़ते हैं, किन तकनीकियों को अपनाते हैं, किन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो ये भारतीयों को पता चला कि वो कहाँ गलत हैं, और साथ ही साथ ये दुर्बलता बाहरी क्षेत्रों को भी पता चली जिनका बाद में उन्होंने फ़ायदा उठाया। मुस्लिम संस्कृति का प्रचार प्रसार, यानी कि गजनवी के आक्रमण के बाद जो पंजाब सिंध मुल्तान के क्षेत्र हैं वहाँ पर मुस्लिम संस्कृति यानी कि मुस्लिम आने लगे, तो वहाँ पर उनकी एक सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, तो वो भी वहाँ उन क्षेत्रों में रहा और वो धीरे धीरे भारत के क्षेत्र मुख्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते गए। भारतीयों में हीनता की भावना, वैसे विशेष तो ये कोई परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ वो रहते थे सिंध पंजाब मुल्तान में और उसके आसपास के क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो भारतीय जनता थी वो ये मानती थी ये विजेता लोग हैं, जिस कारण वहाँ के क्षेत्र में हीनता की भावना आ गई और वो विशेष प्रतिरोध जन प्रतिरोध जो है एक बड़ा रूप न ले सका और वो खुद को निम्न समझने लगे। तो ये कुछ परिणाम सामने निकल कर आते हैं महमूद गजनवी के आक्रमणों से। अब बात करते हैं कि महमूद गजनवी और ये जो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इनसे क्या क्या इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। तो कुछ विशेष इसमें से तो नहीं आता, लेकिन हमें गजनी के बारे में जानना होगा कि वो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। साथ ही जो डायग्राम बनाया था उसको आप याद रखिए ताकि पूरा ढांचा आपके दिमाग में फिट बैठा रहे और मैपिंग पूरी अच्छे से आपके दिमाग में रहे, ताकि कोई भी नोट्स तुरंत आपके दिमाग पर रुक जाए। और बात करें कि गजनी वंश का संस्थापक पूछा जाता है, अलप्तगीन था। इसके बाद यामनी वंश का संस्थापक सुबुक्तगीन को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था, ये भी पता रखना है। उसने जयपाल पर आक्रमण किया जो कि हिंदू शाही वंश का शासक था। इसके बाद गजनवी की बात करें तो उसकी उपाधियाँ आपको सारी पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न वहीं से आते हैं। और युद्धों के बारे में बात करें तो युद्धों के कुछ प्रमुख हैं, जैसे पंजाब के जयपाल, उसके बाद नारायणपुर अलवर, मुल्तान का, और चंदेल विद्याधर वाला, सोमनाथ वाला, तो इन मथुरा का कालिंजर वाला। तो ये सारे जो है आपको क्रम पता होना चाहिए, ये प्रमुख युद्ध थे, इनको आप क्रम से लगा लीजिए, ये पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि गजनवी का पहला आक्रमण भारत में कौन सा था? तो पंजाब के राजा जयपाल के खिलाफ था। इसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि किस युद्ध के बाद ली? यानी कि सिस्तान के शासक खल्फ बिन अहमद को हरा कर ली। इसके बाद एक और प्रश्न, कहाँ के शासक को वो हरा ना सका? यानी कि चंदेल विद्याधर जो मैंने आपको बताया, वहाँ के शासक को महमूद गजनवी पराजित ना कर सका। ये प्रश्न काफ़ी पूछा गया है। इसके बाद जब उसने आक्रमण किया तो कन्नौज में किस शासक कौन सा शासक था? तो राज्यपाल था वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का, जो कि उस समय महाशक्ति माने जाते थे, लेकिन फिलहाल उनका कोई दमखम नहीं था। और उसका अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। सोमनाथ मंदिर से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, उस पर आक्रमण 1025 में हुआ। वहाँ का शासक चालुक्य सोलंकी वंशी भीम प्रथम था और वह युद्ध के दौरान भाग जाता है। पुजारी सर्वाधिक प्रतिरोध करते हैं और ज्योतिर्लिंग को ये महमूद गजनवी तोड़ देता है, अपने साथ ले जाता है, वहाँ मस्जिदों की सीढ़ियों में भरवा देता है। और इस युद्ध के होने के बाद में भीम प्रथम फिर आता है और मंदिर का पुनर्निर्माण करा देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यही प्रमुख प्रश्न हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो अवश्य बताएं, और जो भी आपके सुझाव हो सलाह हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही मेरे फेसबुक पेज सूर्य कुलश्रेष्ठ पर भी मैं अपने शैक्षिक लेख लिखता रहता हूँ, उनका अध्ययन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।